सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। 13 साल की उम्र में सिकंदर अरस्तु का शागिर्द बना। एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हो चुका था। असल में सिकंदर एक महत्वाकांक्षी राजा था और उसके सर पर पूरी दुनिया को जीतने का धुन सवार था। विश्व विजेता बनने की अपने इस अभियान की शुरुआत उसने फारस पर हमले से की, जहां उसकी सेना का परीक्षण उस समय के सबसे बड़े और सबसे विशाल सेना के सामने होना था। सिकंदर ने 334 ईस्वी पूर्व में फारस पर हमला किया। यह लड़ाई ग्रेनिकस की लड़ाई के नाम से जानी गई, क्योंकि यह जो लड़ाई लड़ी गई थी वह ग्रेनिकस नदी के पास लड़ी गई थी। ग्रेनिकस नदी आधुनिक में पश्चिम तुर्क में पड़ता है। सिकंदर ने पश्चिम तुर्की तट पर आगे बढ़ते हुए 20,000 फारसी घुड़सवारों की एक सेना को हराया। इसमें हजारों सैनिकों की मौत हुई और करीब 2,000 सैनिकों को उसने बंदी बना लिया। यह फारस साम्राज्य के खिलाफ सिकंदर की पहली बड़ी जीत थी। फारसियों के खिलाफ दूसरी लड़ाई 333 ईस्वी पूर्व में हुई, जिसे इसूस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और इस तरह सिकंदर ने लगभग 18 महीने तक आधुनिक तुर्की से फारसियों का सफाया कर दिया और उसके बाद उसकी सेना दक्षिण की ओर बढ़ चली। उसने वर्तमान सीरिया, लेबनान और इजराइल की ओर रुख किया। इस तरह करीब 2 साल तक सिकंदर फारस के अलग अलग जगह का दौरा करता रहा। अपनी बुलंदी की इस दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैल चुका था। चूंकि मौजूदा अफगानिस्तान भी फारसी साम्राज्य का ही हिस्सा था, इसलिए वह हिंदू कुश पहाड़ी से होते हुए काबुल की घाटी में पहुंचा। वह सबसे पहले सिंधु नदी को पार करके भारत की ओर कूच किया। हालांकि 326 ईस्वी पूर्व में ही उसने भारत के स्थानीय राजाओं को यह संदेश भेजवा दिया कि वह सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार कर ले। सिकंदर ने जिन राजाओं को संदेश भिजवाया था वो या तो बेहद कमजोर थे या वह सिकंदर की सेना इतनी विशाल थी कि उनके पास हिम्मत नहीं था कि वह सिकंदर से युद्ध लड़ पाए। इसलिए जैसे ही ईरान से आगे बढ़कर सिकंदर काबुल पहुंचा, इन राजाओं ने उसके साथ मिलना शुरू कर दिया और इन राजाओं में सबसे पहले तक्षशिला का राजा आम्भी, वह जाकर के सिकंदर से मिलता है और वह जो है सिकंदर को खुश करने के लिए 65 हाथी और 5,000 सैनिक गिफ्ट में दे दिए, ताकि सिकंदर उसके दुश्मन पोरस के साथ उसकी लड़ाई में उसकी सहायता करे। यदि रणनीतिक रूप से देखा जाए तो सिकंदर को उन क्षेत्रों को जीतना बहुत आसान था, क्योंकि इन राजाओं के पास न तो एकता थी और न ही इनके पास इतनी ताकत थी कि यह सिकंदर जैसे विशाल सेना के पास यह लोग जाकर के ओके जीत पाए। इसलिए जैसे ही सिकंदर ने आक्रमण किया, आम्भी जाकर के उसकी गोद में बैठ गया। सिकंदर का वास्तव में अगर कड़ा मुकाबला किया तो वह राजा पोरस ने किया। झेलम नदी को पार करके जैसे ही सिकंदर आगे की ओर बढ़ा, उसका मुकाबला पोरस के साथ हुआ। पंजाब में झेलम के आसपास वाले एरिया पे राजा पोरस का शासन था। यहाँ जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं में पोरस सबसे शक्तिशाली राजा था। सिकंदर को अपने गुप्तचरों से पता चला कि पोरस के पास एक विशाल सेना है जिसमें भीमकाय हाथी भी शामिल है। सिकंदर के लिए यह एक नई बात थी, लेकिन उसकी सेना पोरस को हराने का दम भर रही थी। लेकिन उसी समय मानसून आ गया। मानसून आने से सिकंदर की सेना की मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ बरसात और दूसरी तरफ जबरदस्त गर्मी। सिकंदर नहीं चाहता था कि उसकी सेना ऐसे मुश्किलों में पड़े, इसलिए उसने सोचा कि जिस तरह से बाकी राजाओं ने उसके सामने हथियार डाल दिए थे, ठीक उसी तरह से पोरस भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए उसने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में सिकंदर ने कहा
कि वह उसकी सीमा पर आकर सिकंदर से मिले और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे। पोरस जवाब देता है कि वह सिकंदर से मिलने का अनुरोध तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि वह युद्ध लड़ना पसंद करेगा। यह सूचना जब सिकंदर को मिलती है तो वह झेलम नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में जलालपुर में हुई। मानसून का फायदा उठाते हुए जब वहां तेज आंधी और तूफान आया तब सिकंदर की सेना ने नदी को पार कर लिया। पोरस के पास सिकंदर के मुकाबले बहुत कम सैनिक थे। एक अनुमान के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से ज़्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास 20,000 सैनिक थे। इनके पक्ष में केवल एक बात थी कि इनके पास हाथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। युद्ध शुरू हुआ। पोरस की सेना हाथियों को आगे कर सिकंदर से युद्ध लड़ रहे थे। हाथियों पर सवार होकर लड़ना सिकंदर के लिए एक नई बात थी, लेकिन उस इलाके में काफ़ी समय से रहते हुए सिकंदर की सेना काफ़ी हद तक हाथियों से लड़ना जान चुकी थी। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ के लोग मारे गए। पोरस लड़ने की स्थिति में जब तक रहे उन्होंने हार नहीं मानी और सिकंदर पर जमकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों से घिर जाने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और झेलम का ही दूसरा नाम हाइडेस्पीच है, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध कहा गया। इस लड़ाई में राजा पोरस की हार हुई और सिकंदर और पोरस जब मिलते हैं तो पोरस का जो हाथी था वह घायल हो चुका था। घायल होने के बाद भी उसने घुटने के बल पर बैठकर अपने राजा पोरस को उतरने में मदद की। ये सब देख करके सिकंदर आश्चर्यचकित हुआ था। सिकंदर ने जब पोरस को बंदी बनाया तब उससे पूछा कि बताइए उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जवाब में पोरस ने उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब को सुनकर सिकंदर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने पोरस की जीती हुई जमीन को उसको वापस लौटा दिया। सिकंदर पोरस को हराकर पूर्व की ओर जाना चाहता था, इसलिए उसने पूर्व की ओर रुख किया और इस क्रम में वह जैसे ही ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह लगातार इतने दिनों से युद्ध लड़ रही थी। वो उसकी सेना काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन सिकंदर के बार बार प्रयास करने पर भी जब उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटने के क्रम में सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई। बेबीलोन वर्तमान बगदाद में पड़ता है। उसकी मृत्यु को लेकर के अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उसकी मृत्यु उसके द्वारा लड़े गए युद्धों में उसको मिले जख्मों की वजह से हो गई। अब कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उसकी मृत्यु का कारण उस टाइम बहुत फैला हुआ बीमारी और मलेरिया की वजह से हो गई। महज 32 साल की उम्र में इतने बड़े विशाल साम्राज्य को स्थापित कर लेना यह बताता है कि सिकंदर बहुत बुद्धिमान और रणनीतिकार व्यक्ति था। जब भी दुनिया में अगर किसी भी सैन्य रणनीति की बात होगी या इतिहास पढ़ाया जाता रहेगा और जब जब जंग की बात होगी तो एक नाम जरूर लिया जाएगा और वह है सिकंदर।